6:39 सुबह का वक्त। दिल्ली के अमर कॉलोनी का एक बेहद पॉश अपार्टमेंट। मतलब इस इमारत में ना 4 लेयर की हाईटेक सिक्योरिटी है। हर मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट में पासकोड की जरूरत है। दरवाजों पर डिजिटल लॉक्स भी लगे हैं। बिल्कुल, दरवाजों पर डिजिटल लॉक्स हैं और हर कोने पर सीसीटीवी कैमरों की नजर है। मतलब बाहर से देखने पर यह किसी अभेद्य किले जैसा लगता है। सही बात है, लेकिन उस सुबह एक हत्यारे को इनमें से किसी भी सुरक्षा घेरे को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ना उसने कोई शीशा तोड़ा, ना किसी ताले को काटा, क्योंकि उसे अंदर आने का एक बहुत ही आसान तरीका मिल गया था। हाँ, इस पूरी हाईटेक किलेबंदी को भेदने के लिए उसे सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, और वो थी पायदान के नीचे रखी एक स्पेयर चाबी। बाप रे! और यहीं पर ना तकनीक और मानवीय स्वभाव का सबसे खतरनाक टकराव होता है। मतलब हमारी अपनी सुविधा के लिए छोड़ी गई एक छोटी सी चाबी ने उस पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को एकदम निरर्थक कर दिया। बिल्कुल। तो द डीप डाइव के इस नए अंक में हम इसी खौफनाक घटना का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं। जी। हमारे पास हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे जैसी कई न्यूज रिपोर्ट्स का एक पूरा स्टैक है। और इसके साथ ही हमारे पास भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसे हम अब BNS के नाम से जानते हैं, उस पर IJCRT का एक बहुत ही अहम कानूनी शोध पत्र भी मौजूद है। राइट। तो आज के इस डीप डाइव का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ दिल्ली के अमर कॉलोनी में एक 22 वर्षीय UPSC उम्मीदवार की निर्मम हत्या की टाइमलाइन को समझना नहीं है, बल्कि हाल ही में लागू हुए BNS 2023 के तहत इसके कानूनी पहलुओं और संभावित सजा का बारीकी से अध्ययन करना भी है। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं और इसे विस्तार से समझते हैं। मैं सोच रही थी कि हम टाइमलाइन से शुरुआत करें। हाँ, इस घटना की टाइमलाइन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अपराध दिल्ली के उस फ्लैट में अचानक शुरू नहीं हुआ था। अच्छा जी, अगर हम पुलिस की जांच और द फेडरल की रिपोर्ट को देखें तो इसकी शुरुआत 12 घंटे पहले राजस्थान के अलवर में हो चुकी थी। 12 घंटे पहले? हाँ, 23 वर्षीय राहुल मीणा, जो पहले उस दिल्ली वाले घर में घरेलू नौकर के तौर पर काम करता था, उसने रात के करीब 10:30 बजे अपनी एक पड़ोसी महिला के घर में जबरदस्ती घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने उस महिला को काटा और जान से मारने की धमकी भी दी। बाप रे! मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। वो अलवर में एक जघन्य अपराध करता है और फिर रातों रात दिल्ली पहुंच जाता है। जी, और भागने के लिए उसने एक एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया। एम्बुलेंस? हाँ, उसने ड्राइवर को 5 से 6 हजार रुपए देने का वादा किया था, लेकिन दिल्ली पहुंचते ही वो बिना पैसे दिए वहां से गायब हो गया। ये तो मतलब इस आदमी का दिमाग किस तरह से काम कर रहा था, एक के बाद एक अपराध। देखिए, ये एक बहुत ही ठंडे दिमाग से रची गई साजिश का हिस्सा लगता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग दिया गया है। वो क्या? अच्छा, ताकि उसे ट्रैक नहीं किया जा सके? बिल्कुल, ये कोई घबराहट में उठाया गया कदम नहीं था। उसे अच्छी तरह पता था कि पुलिस सबसे पहले मोबाइल टावर लोकेशन और सेलुलर सिग्नल को ट्रैक करती है। अपने ही फोन बेच देना इस बात का साफ सबूत है कि वो अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स मिटाने की कोशिश कर रहा था। बहुत शातिर। मतलब करोड़ों के घर, हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम, लेकिन उस हत्यारे को अंदर जाने का रास्ता पता था। 6:30 बजे वो अमर कॉलोनी पहुंचता है। जी। घर के लोग जिम गए हुए हैं और सिर्फ वो 22 साल की लड़की घर पर अकेली है। और उसे पता था कि लिफ्ट का पासकोड क्या है। हाँ, उसे पता था कि स्पेयर चाबी कहाँ रखी है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी ने टाइटेनियम का एक अभेद्य बैंक वर्ड बनाया हो, लेकिन उसका पासवर्ड एक स्टिकी नोट पर लिखकर हैंडल पर ही चिपका दिया हो। सही कहा आपने। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। हम लोग अक्सर ना सुरक्षा का बस एक दिखावा खड़ा करते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि 8 महीने काम करने के कारण उसे घर के हर उस रहस्य का पता था जो परिवार ने छुपा कर रखा था। बाप रे! जब वो अंदर घुसा तो उसने मृतका से लॉकर का पासकोड मांगा। जब उस लड़की ने विरोध किया तो राहुल ने मोबाइल के चार्जर की केबल से उसका गला घोंट दिया। ये बहुत ही खौफनाक है, और इस कत्ल के बाद के जो विवरण सामने आए हैं वो किसी को भी अंदर तक हिला सकते हैं। बिल्कुल। मतलब उसने लॉकर खोलने के लिए पेचकस का इस्तेमाल तो किया ही, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि उसने बायोमेट्रिक लॉक खोलने के लिए मृतका की उंगली का इस्तेमाल करने की कोशिश की। जी, वो इस हद तक गिर चुका था। वो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन करीब 2.5 लाख रुपए नकद और कुछ कीमती सामान लेकर वहां से निकल गया।
यहाँ पर ना हमें अपराधी की साइकोलॉजी को समझना होगा। बताइए। हत्या करने के बाद वो घबराकर भागा नहीं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि उसने अपने खून से सने पीले कपड़े वहीं उतार दिए। अच्छा। हाँ, उसने मृतका के भाई के सफेद पैंट और एक अलग टी शर्ट पहनी, एक काले बैकपैक में सामान भरा और बहुत ही शांति से इमारत से बाहर निकल गया। किसी ने उसे रोका नहीं? यहाँ तक कि पार्किंग में एक कार साफ करने वाले ने उसे टोका भी। अच्छा। तो उसने बिना किसी हड़बड़ाहट के एकदम नॉर्मल तरीके से कहा कि उसे कुछ जरूरी काम है। सीरियसली? मतलब किसी पर कर्ज होना एक बात है, लेकिन एक पूर्व कर्मचारी का इस हद तक गिर जाना कि वो किसी की जान ही ले, ये साइकोलॉजिकल जंप कैसे होता है? रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसे 6 हफ्ते पहले ही नौकरी से निकाला गया था। देखिए, इसके पीछे का जो तंत्र है ना, वो सिर्फ आर्थिक हताशा नहीं है, बल्कि एक गहरी लत है। लत? जी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और शराब का बहुत बुरी तरह आदी था। ओह, सट्टेबाजी। हाँ, परिवार उसे घर के काम के लिए जो पैसे देता था, वो उन्हें दुकानदारों को देने के बजाय सट्टे में उड़ा देता था। और जब परिवार को पता चला कि बाजार में उन पर बहुत उधारी हो गई है, तो उन्होंने उसे निकाल दिया। लेकिन क्या सट्टेबाजी का नशा इंसान को कत्ल करने तक ले जा सकता है, मतलब गला घोंटने तक? इस लत की गंभीरता को समझने के लिए हमें एक और मामले पर गौर करना चाहिए जो इस चर्चा का हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। रेडिफ न्यूज की एक रिपोर्ट में मुनचुन केवट नाम के एक 30 वर्षीय व्यक्ति का जिक्र है। वो आजादपुर मंडी में सब्जी बेचता था। उस पर जुए और सट्टे का इतना भारी कर्ज हो गया था कि लेनदार उसे रोज धमकियां दे रहे थे। अच्छा। उस दबाव में आकर पता है उसने क्या किया? उसने दिल्ली में अपनी ही पत्नी और 3 मासूम बेटियों का गला रेत दिया और भाग गया। बाप रे, अपनी ही बेटियों का? जी। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने कबूल किया कि कर्ज के जाल से निकलने का उसे कोई और रास्ता ही नहीं दिखा। ये दोनों ही घटनाएं इस बात की गवाही देती हैं कि कैसे ऑनलाइन सट्टेबाजी एक इंसान के सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर देती है। बिल्कुल। और सबसे डराने वाली बात यह है कि समाज ऐसे ही अनजान लोगों को बिना किसी जांच पड़ताल के अपने घरों का सबसे संवेदनशील हिस्सा सौंप देता है। सही कहा। मतलब द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट तो इस मामले में पूरे सिस्टम की कलाई खोल देती है। हाँ, एक्सप्रेस की वो रिपोर्ट वास्तव में हमारी गिग इकोनॉमी और घरेलू सहायकों पर जो हमारी निर्भरता है उसके बीच की खाई को दिखाती है। दिल्ली जैसे शहर में जहां लाखों घरेलू सहायक काम करते हैं, वहां रोजाना सिर्फ 100 से 125 लोगों का ही पुलिस वेरिफिकेशन होता है। सिर्फ 100 लाखों में से? जी हाँ। और राहुल मीणा को भी किसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बिना सिर्फ किसी की सिफारिश पर काम पर रख लिया गया था। सिफारिश? मतलब हमारे समाज में इस शब्द को एक गारंटी मान लिया जाता है। बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि अगर किसी परिचित ने भेजा है तो पुलिस वेरिफिकेशन के नौकरशाही झमेलों में कौन पड़े। हम अपना खाना, अपने बच्चों की देखभाल, अपने घर की चाबियां, सब कुछ एक अनजान इंसान के हवाले कर देते हैं। लेकिन जब ये व्यवस्था टूटती है तो पुलिस उस इंसान को कैसे पकड़ती है जो फिजिकल दुनिया से लगभग गायब हो चुका हो। आपने बताया था कि उसने तो अपने फोन भी बेच दिए थे। हाँ, और यहीं से ना पूरी जांच एक डिजिटल फॉरेंसिक थ्रिलर में बदल जाती है। अच्छा, कैसे? तेलंगाना टुडे के अनुसार दिल्ली पुलिस ने 15 टीमें बनाई और 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले। लेकिन जो सबसे बड़ी सफलता मिली वो तकनीक की वजह से थी। भले ही राहुल ने अपने फोन बेच दिए थे, लेकिन उसने अलवर में दुष्कर्म के बाद उस महिला का स्मार्टफोन चुरा लिया।